चलिए देखो, सबसे पहले ना आपको अपने मॉक्स के थ्रू, अगर आपने जैसे लास्ट 3 मॉक्स दिए हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड यार, हाँ, आपने जैसे 3 मॉक्स दिए हैं, इन लास्ट 3 मॉक्स के थ्रू ना आपको एक चीज फाइंड करनी होगी, वो ये है कि आप मॉक्स के अंदर जो मिस्टेक्स कर रहे हैं वो किस प्रकार की है, टाइप ऑफ मिस्टेक क्या है आपकी, इज इट अ फैक्चुअल मिस्टेक, इज इट अ कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, और इज इट अ सिली मिस्टेक। अब आप बोलोगे सर ये फैक्चुअल क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्या है, हमें कैसे पता पड़ेगा। देखो, फैक्चुअल मिस्टेक का बेसिकली मतलब ये कि आपसे पूछ लिया आईपीसी का सेक्शन 374 क्या है, हाइपोथेटिकली एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो ये पूछ लिया, आपको नहीं आता है, तो दिस इज एन फैक्ट बेस्ड मिस्टेक। इतने सारे सेक्शंस हैं भाई, आईपीसी, एविडेंस, ये वो सब याद नहीं रहेंगे ना। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके गलत हो रहे हैं, इतनी लोड मत लो, अपना रिवीजन करते रहो, एग्जाम में जितने याद आ पाएंगे ठीक है, जितने नहीं आएंगे कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरी मिस्टेक्स होती है कॉन्सेप्चुअल, ये वाली मिस्टेक्स और जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, दिस शुड नॉट बी अवॉइडेड, दिस कैन नॉट बी इग्नोर्ड। मतलब आप फैक्चुअल मिस्टेक करके आ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअल एंड सिली मिस्टेक्स करके आ रहे हो तो ये नहीं चलेगा, आपको इस पे काम करना होगा। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे काम करें, ये कैसे पता पड़ेगा कि कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है कि सिली मिस्टेक्स है ना, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। सिली मिस्टेक्स के बारे में पहले आपको समझा देता हूं। सिली मिस्टेक्स बेसिकली होती क्या है, सिली मिस्टेक्स बेसिकली होती है कि आपने बबल फिलिंग में कुछ गलती कर दी, ठीक, या फिर आप एंजाइटी, परेशान, जब एग्जाम माहौल में जाओगे वहां परेशान हो जा रहे हो, मॉक देते टाइम पे थोड़ा प्रेशर फील कर ले रहे हो, आपको कोई चीज आती थी लेकिन बस प्रेशर के कारण आप गलत कर दिए, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सिली मिस्टेक्स। मतलब हमें कोई चीज आ रही है तब भी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। बहुत बार आपने सुना है ना लोगों से कि यार मुझे तो वो आता था लेकिन वो कर नहीं पाया, मैं टॉट में वो चीज आती थी मुझे, मैं कर नहीं पाया, वो एविडेंस का एक क्वेश्चन आया था, मुझे आता था लेकिन मैं कर नहीं पाया, क्यों, क्योंकि आप प्रेशर में आ गए थे, ठीक है। तो ये कैसे अवॉइड की जाएगी, ये 2-3 तरीके से अवॉइड की जा सकती है। बेसिकली ये क्यों हो रही है, क्योंकि फोकस की कमी है। अब वो बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकती है, फैमिली में दिक्कत है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से लड़ाई चल रही है, या पेपर की एंजाइटी है, प्रेशर है, नहीं हुआ तो क्या, ये सारी चीजें। तो ये फोकस आपको अपना बढ़ाना होगा। आप मेडिटेशन के थ्रू बढ़ा सकते हो, वो रास्ता नहीं अपनाना चाहते हो तो चलो ठीक है, आप मॉक्स दो, नंबर ऑफ मॉक्स दो, और मॉक्स को आप एग्जाम लाइक कंडीशन में दो। मैं फिर से बोल रहा हूं, मॉक्स को आपको एग्जाम लाइक माहौल में देना है। अगर आप मॉक्स को एग्जाम लाइक माहौल में दे दोगे तो फिर आप जितने नंबर ऑफ मॉक्स एग्जाम लाइक माहौल में देते जाओगे, आपका प्रेशर लेने की कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। अब इसको आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि आपके कोई 3-4 दोस्त हैं, एक साथ पेपर बैठ के 2 मॉक का प्रॉपर 2 घंटे बैठ के दो। अगर आप किसी कोचिंग में इनरोल्ड हो, जैसे हमारे यहाँ पे हम वीडियो कॉल के थ्रू बहुत सारे बच्चों को एक साथ इकट्ठा करके मॉक्स कराते हैं, तो वो प्रेशर वो फील करते हैं। अगर आप किसी कोचिंग में नहीं हो तो आप क्या करो, आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो कॉल पे जुड़ जाओ, गूगल मीट कर लो, जूम कर लो, एक दूसरे, जब नंबर ऑफ फेसेस आप देखते हो ना तो वो एक अलग टाइप का प्रेशर क्रिएट करता है, एंड दैट इज व्हाट एग्जाम लाइक कंडीशन इज। आपको वो करके सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स के बारे में। उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं, काफी सारे लोगों का कहना है कि सर नंबर ऑफ अटेम्प्ट कैसे डिसाइड करें। देखो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट को डिसाइड करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है। आप जो है ना धोनी रूल फॉलो करो। धोनी का रूल क्या था, एक बार ना धोनी से कमेंटेटर ने पूछा कि भाई आप ये कैसे डिसाइड करते हो कि किसी पिच पे कितने रन बनने हैं। तो धोनी ने बोला कि यार ये ड्रेसिंग रूम से डिसाइड नहीं होता है। जब हमारे ओपनर्स ग्राउंड में उतरते हैं, वो जिस तरीके से बैटिंग होती है, जिस तरीके की पिच होती है, अगर बॉलिंग विकेट है, स्विंग हो रही है, टर्न हो रही है, तो हम उस हिसाब से टारगेट डिसाइड करते हैं। और अगर बैटिंग पिच है तो हम उस हिसाब से टारगेट डिसाइड करते हैं, पर वो ग्राउंड में उतरने से पहले नहीं डिसाइड हो पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप पेपर दोगे, चाहे आप मॉक दे रहे हो, चाहे आप क्लैट का पेपर दे रहे हो, आप जब पेपर दोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा पेपर टफ है क्या, लेंदी है क्या, कठिन है क्या, और जो भी होगा वो सबके लिए होगा, है ना। तो आपको उस हिसाब से एक नंबर ऑफ आइडियल अटेम्प्ट देखने, जैसे ये किसी टॉपर ने कहा था कि 85 से कम करके मत आना, पीएसयू नहीं मिलेगा, ठीक है, आपने वो वीडियो देखी थी। अब पेपर इतना टफ आया कि भाई इस बार जो है ना वो 72 नंबर ही मैक्सिमम आ गए, भगवान ना करे बट ऐसा टफ आ जाए, और आप 85 के चक्कर में 85 अटेम्प्ट कराए, आपके नंबर जो आने वाले थे एक्चुअल में वो 70 आने वाले थे, बट अब वो हो गए 60। पीएसयू तो रह गया ना, एनालिस्ट तो रह गया ना। कहने का मतलब ये है कि ये आप ही डिसाइड करेंगे पेपर देते समय कि क्या आइडियल अटेम्प्ट होगा, बट हाँ एक मिनिमम अटेम्प्ट आपको पता होना चाहिए कि हाँ अगर 120 का पेपर है तो मैं 65 तो मुझे मार्क्स लाने ही है ना।
अब 65 मार्क्स के लिए आप देखो नंबर ऑफ आइडल अटेम्प्ट क्या है, 1/4 नेगेटिव और ये सब करके, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, तो ये चीज आपको खुद डिसाइड करनी है। इसके बाद कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कैसे होते हैं मैं वो आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे ये देखो एक क्वेश्चन है, मान लो कि पॉलिटी में आपको एक क्वेश्चन मिल गया, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एक क्वेश्चन मिल गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। अब देखो दो लड़के होंगे, एक का नाम है रामू और एक का नाम है श्यामू। श्यामू ने इस पेपर को देखा, उसने कहा यार ये तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा, मैं तो क्लैट पॉइंट से कोचिंग किया हूं, बेकार टीचर थे, मानवेंद्र सर एक नंबर के बेकार आदमी थे, उन्होंने हमें कुछ पढ़ाया ही नहीं, उन्होंने हमें ये पढ़ाया ही नहीं, उनके मॉक में ये क्वेश्चन ही नहीं था। और दूसरी तरफ एक बंदा है जिसका नाम है रामू, ठीक है। रामू जब इस क्वेश्चन को देखता है तो वो कहता है अरे वाह, ये तो मैंने जो पढ़ा था वही आ गया, ये तो जो मानवेंद्र सर ने पढ़ाया था, जो क्लैट पॉइंट ने पढ़ाया था वही आ गया। अब कैसे, इसने ना इसको फैक्ट बेस्ड समझ लिया कि भाई मेरे को ना एज इट इज एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा के नोट्स नहीं है मेरे पास, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा है क्या। बट जब आपको लोकसभा पढ़ाई गई होगी ना तो ये चीज आपके दिमाग में डाली गई होगी। कैसे, देखो कॉन्सेप्ट कैसे लगता है। क्वेश्चन है एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा, मतलब सिर्फ लोकसभा की पावर होनी चाहिए। अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अरे जो रामू है वो इसको कैसे टैकल कर रहा है, अरे सर ने तो बताया था इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में तो राज्यसभा का भी है, तो यहां पे तो लोकसभा का ही सिर्फ बात कर रहे हैं, तो मतलब ये गलत हो गया, ठीक है। फिर श्यामू ने बोला अरे यार ये तो इन्होंने पढ़ाया ही नहीं, ये ऑप्शन ही समझ में नहीं आ रहा है, आगे बढ़ जाओ, ठीक। रामू ने अभी दिमाग लगाना चालू रखा हुआ है, कॉन्सेप्ट लगा रहा है। फिर आया अरे रेटिफाइड डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, अरे ये तो मानवेंद्र सर ने बताया था, ये तो नबिया मैम ने बताया था कि इमरजेंसी, ये जो हिंदू सेशंस हुए थे लीगल करंट अफेयर्स में उन्होंने बताया था कि इमरजेंसी यार सिर्फ लोकसभा कैसे कर सकती है। और अगर आपको टीचर्स ने भी नहीं बताया ना, आप एक लॉ एस्पिरेंट थे, आपने 4 साल 5 साल कॉलेज में कुछ करा है ना, वहां पे सिर्फ तफरी नहीं काटी है, तो आपको पता होना चाहिए इमरजेंसी जैसी बड़ी चीज सिर्फ लोकसभा कैसे कर सकती है, या प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट सिर्फ लोकसभा कैसे कर सकती है। ये दो ऑप्शन आप यहीं हटाओगे, आपको आंसर मिल जाएगा, सेकंड ओनली बी, खत्म। ये था कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। कहने का मतलब ये है ना, हर चीज को रट्टाफिकेशन के थ्रू नहीं सॉल्व करना है। जैसे कि जब मैंने आज से 2-2.5 साल पहले क्लैट पीजी का एग्जाम क्रैक किया था, देयर वाज ए क्वेश्चन कि टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे क्या बोलते हैं। काफी सारे जो मेरे साथ के लोग थे, तो और उस समय हमारे स्टूडेंट्स भी थे, मैंने वो हमारा फर्स्ट ईयर था क्लैट पीजी का, और मैंने उन्हीं को बता के दिया था कि मैं भी देता हूँ पेपर, एंड मेरा निकल भी गया था। कहने का मतलब ये है कि उसमें क्वेश्चन आया था कि टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे क्या बोलते हैं। अब कुछ बच्चे जो है ना, उसमें वो उन्होंने क्या किया कि बच्चे में इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ हमारे स्टूडेंट्स भी थे और कुछ मेरे साथ के फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने क्लैट पीजी का पेपर दिया, तो वो आए, उन्होंने बोला टैक्स लॉ में तो हमने कहीं नहीं पढ़ा कि टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे क्या बोलते हैं। तो ये ना फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं था, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। इतने दिन से हम बचपन से आज तक क्या करते हुए आ रहे हैं, पता होना चाहिए ना। ये सेस हम पढ़ते हैं कि शुगर सेस लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, तो सेस का मतलब क्या हो सकता है कि टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है, समझ रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। कहने का मतलब ये है ना कि आप सिर्फ यही एक्सपेक्ट करके मत जाना पेपर में कि जो आपने बुक में पढ़ा है वही आएगा। बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस ना आपके अभी तक के एक्सपीरियंस से भी सॉल्व होंगे, तो आपको उस चीज को समझना होगा, ठीक है। अंडरस्टैंड इट जस्ट अ मॉक, मतलब जो मॉक में अगर नंबर कम आ रहे हैं तो उसमें परेशान नहीं होना है, पेपर नहीं हुआ है, पेपर क्लैट का भी समय है, मॉक में गलतियां हो रही हैं, अच्छी चीज है, गलती नहीं होंगी तो सीखोगे कैसे, तो वो आपको एनालिसिस करनी है। एंड क्लैट पॉइंट का एक एसटीएन मेथड है, ये मेरे द्वारा बनाया गया है, ऐसे ही मन से मैंने नाम लगा दिया है, पर मतलब क्या है इसका एसटीएन का वो आप समझ लो। सबसे पहली चीज सब्जेक्ट, दूसरी है टॉपिक, और तीसरी है नेचर ऑफ मिस्टेक। आपको ये तीन चीज नंबर ऑफ मार्क्स के थ्रू एनालिसिस करनी है कि आपके किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर कट रहे हैं, उस सब्जेक्ट में भी किस टाइप के टॉपिक्स में आपके क्वेश्चन के नंबर कट रहे हैं, और क्या आपका कोई नेचर ऑफ एक पैटर्न है जिसकी वजह से गलत हो रहे हैं। नेचर ऑफ मिस्टेक्स क्या है, जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। कोई बंदा है, उसका ना सब्जेक्ट जो है जिसमें सबसे ज्यादा गलती हो रही है वो हो रही है एविडेंस एक्ट में, ठीक। टॉपिक एविडेंस एक्ट में बहुत सारे हैं, लेकिन एक फिक्स टाइप के क्वेश्चंस हैं जो गलत हो रहे हैं, वरना मान लो चलो एविडेंस एक्ट में ही हो रहे हैं। और एविडेंस एक्ट में ना फैक्ट बेस्ड वाले गलत नहीं हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड वाले हो रहे हैं। जैसे मान लो किसी के
आप किस में ले लो, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ में गलती हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में क्लैट पीजी का फेवरेट क्वेश्चन है प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे पूछना। मान लो आपसे बार बार कॉन्ट्रैक्ट लॉ में गलती हो रही है, किस टॉपिक पे, वो प्लेस वाले कॉन्ट्रैक्ट पे ही हो रही है, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। और नेचर क्या है, कॉन्सेप्ट मिस्टेक है। जो 3 मिस्टेक्स मैंने बताई थी, फैक्ट बेस्ड, सिली मिस्टेक, कॉन्सेप्ट मिस्टेक, पता पड़ा कॉन्सेप्ट मिस्टेक है। मतलब आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो कि प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिसाइड किया जाएगा, तो आपको उस पर काम करना होगा। ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट में ढूंढना होगा। दिस इज द वे जिसके थ्रू आप फिर विथ टाइम थोड़े थोड़े नंबर्स करके इंप्रूव करोगे। कितने कोचिंग्स के मॉक दें, मैक्सिमम 2 वरना 1। देखो क्लैट पीजी के पेपर में ना पैसेज तो पढ़ना पड़ता है, नो डाउट। अब लास्ट ईयर से इन्होंने ऐसा पेपर बना दिया है कि पैसेज के थ्रू भी बहुत सारे आंसर्स निकलते हैं। उससे पहले होता था कि पैसेज की नीड नहीं होती थी। तो पैसेज तो आपको पढ़ना है, लेकिन अटेम्प्ट कैसे करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना। अगर नीड नहीं है पैसेज पढ़ने की, डायरेक्ट आंसर पता है लगा दो। अगर नीड है तब ऊपर जाओ, पैसेज पढ़ो, ठीक है। बट कितने कोचिंग्स के मॉक दें, मुझे ऐसा लगता है कि आपको 20 मॉक्स, 15 से 20 मॉक्स बहुत है। तो अगर आप एक कोचिंग में इनरोल्ड हैं, यहाँ पे आपको 15-16 मॉक्स मिल रहे हैं क्लैट पीजी के लिए, दैट इज मोर देन इनफ, उससे ज्यादा की नीड नहीं है। बट अगर आप अपनी तैयारी ज्यादा चाहते हो तो 2 कोचिंग के ले लो मैक्सिमम, इससे ज्यादा डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी, क्योंकि उतना नीड नहीं है। आप ज्यादा देखो, यहाँ पे ना बहुत ज्यादा कोई रीजनिंग वाले क्वेश्चंस नहीं है कि आपको मॉक से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। मॉक से आपको हेल्प ये मिलेगी कि हाँ आप कुछ क्वेश्चन नए सीखोगे, प्लस आपको एक एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट मिलेगा। लेकिन ये यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो रिटेंशन की है। चाहे केस लॉज हो गया, लैंडमार्क हो गया, रिसेंट हो गया, सब याद करना है, सब रिमेंबर करना है, सबको दिमाग में फिट करना है। तो इट नीड्स मोर एफर्ट ऑफ योर्स, इंस्टेड ऑफ मॉक करके एनालिसिस करते रहो। करो, अच्छे मॉक्स दो, लेकिन लिमिटेड दो। ज्यादा फोकस होना चाहिए याद करने पे, रिवीजन पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैट पीजी में। अगर आप में से किसी ने क्लैट यूजी दिया होगा तो वहां पे रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए वहां मॉक की इंपॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, बहुत सारा थॉट प्रोसेस यूज होता है। यहाँ थोड़ा सा रट्टाफिकेशन भी ज्यादा है, जैसे कि जो स्टूडेंट्स उठा लो, पूरा रटना है, फैमिली लॉ है, पूरा रटना है। तो इस तरीके से डिसाइड करो, एंड आई होप यू विल डू ग्रेट, ठीक है। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।